बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 30th है पीपीएससी लेक्चरर फॉर मैथ्स प्रिपरेशन के लिए। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन स्पेस पढ़ी थी अपने पिछले लेक्चर में। आज का जो लेक्चर है इसमें हम लीनियर स्पैन पढ़ेंगे कि लीनियर स्पैन क्या होता है वेक्टर स्पेस के अंदर। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक वेक्टर स्पेस है वी और आप इसमें से कुछ वेक्टर्स उठाएं और उतने ही स्केलर्स आप फील्ड में से उठा लें। जितनी तादाद में वेक्टर्स हैं उतनी तादाद में स्केलर्स उठाएं और आप उन वेक्टर्स को उन स्केलर्स के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई करें जस्ट लाइक आपने कुछ वेक्टर्स उठाए v1 से लेकर vn तक और उतने ही आपने स्केलर्स उठाए α1 से αn तक और आपने इन्हें मल्टीप्लाई किया एक वेक्टर को एक स्केलर के साथ। इस तरह से आपने क्या किया, एक एक वेक्टर को एक एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई किया और उन्हें ऐड कर लिया और ऐड करने के बाद ये जो आपके पास एक नया नंबर बना है, दिस इज़ कॉल्ड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। इसको कहा जाता है कि ये इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो जब भी आपको कहा या लीनियर स्पैन, दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ लीनियर स्पैन का वर्ड है, तो आपको जब भी कहा जाएगा कि कुछ वेक्टर्स अगर आपको दिए जाए और आपसे कहा जाए कि आप उनका लीनियर कॉम्बिनेशन या लीनियर स्पैन बनाएं, तो आपने इस तरीके से जितने वेक्टर्स होंगे उतने स्केलर्स कलेक्ट करने हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है एक एक वेक्टर को एक एक स्केलर से और ऐड कर लेना है। तो ये आपके पास लीनियर स्पैन बन गया या लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया वी एन वेक्टर्स का। इसको शॉर्टली ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि इस समीशन को खोलें तो वापस वही इक्वेशन आती है α1 v1 प्लस अप टू α n vn, वही इक्वेशन आती है जो जैसे मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन आपको खोल के दिया। इसके बाद लेट करें आपने क्या किया, अगर आप मिसाल के तौर पे जैसे मैंने स्केलर सेलेक्ट किए थे आपके फील्ड में से, आपने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। अब यहाँ पे इन वेक्टर्स का सिर्फ एक लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं बनता, आप डिफरेंट स्केलर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मैंने α1 v1 से αn vn, ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है। इसी तरह से आप दूसरे स्केलर्स कलेक्ट करें और स्केलर्स आप चेंज कर दें और वैसे ही आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं, तो ये दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन है एंड सो ऑन। इस तरह से आप कितने लीनियर कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, आप बहुत से लीनियर कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जितने लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाएं उन सब लीनियर कॉम्बिनेशंस को, इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशंस को उठा के एक सेट में डाल दें। ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन है, इसको उठा के यहाँ पे डाल दें। अब ये सेट के एक एलिमेंट की हैसियत रखता है, कॉमा डालें, फिर दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन उठाएं और यहाँ पे डाल दें और जितने आप बनाते जा रहे हैं आप यहाँ पे डालते जाएं। ये जो सेट आपने जनरेट किया है, ये जो सेट बना है, इस सेट के अंदर वीज़ के लीनियर कॉम्बिनेशन पड़े हुए हैं, ठीक है। और आप इसको ऐसे कह लें कि अगर आप एक सेट लें फॉर एग्ज़ाम्पल S और ये सारे वेक्टर्स उस सेट में डाल दें v1 v2 अप टू vn। ये जो आपने n वेक्टर्स लिए आपने इस सेट में डाल दिए। इस सेट में डालने के बाद आपने इनके तमाम पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाए और तमाम पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाने के बाद इस सेट में 1 बाय 1 डाल दिए, ठीक है जी। सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस आपने यहाँ डाल दिए। अब ये जो सेट आपने जनरेट किया है, ये कैसे जनरेट किया है, ये आपने एस सेट के एलिमेंट्स के ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस इस सेट में डाल दिए। तो इस सेट को कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द लीनियर स्पैन ऑफ एस, यानी कि एस सेट के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से ये सेट बना है। यानी कि इसका हर एलिमेंट, आप कह सकते हैं इस सेट का हर एलिमेंट एस के एलिमेंट्स या एस के वेक्टर्स से स्पैन हो रहा है। तो इसलिए इस जो नया बनने वाला सेट है इसको लीनियर स्पैन ऑफ एस या इसको इस तरह से लिखा जाता है, एल ऑफ एस से लिखा जाता है, या इसका दूसरा लिखने का तरीका है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एस का जनरेटिंग सेट कहलाएगा। यानी कि लीनियर स्पैन ऑफ एस भी कहलाए और इस तरह की नोटेशन है जनरेटिंग सेट की होती है। यानी कि ये जो सेट है ये इस एस सेट से जनरेट हो रहा है, इसका हर एलिमेंट इसी के एलिमेंट्स की हेल्प से बन रहा है। तो इसको लिखने का तरीका या आप ऐसे लिख लें या आप ऐसे लिख लें, दोनों का एक ही मतलब है, लीनियर स्पैन या जनरेटेड बाय एस, एक ही कॉन्सेप्ट है।
अब देखिए उसने ये बनाया हुआ है आपके पास लीनियर स्पैन ऑफ एस, कैसे ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशंस अल्फाज आप वेरी करते जाएं, आपके डिफरेंट लीनियर कॉम्बिनेशंस बनते जाएंगे। और ये इसमें जो एक चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि आपके पास जो सेट एस आपने लिया था वो फाइनाइट सेट, उसमें फाइनाइट एलिमेंट है। The set of all the linear combinations of the finite set of the elements of S is called the linear span of S. It is also denoted by this. इसकी नोटेशन देख लें। अच्छा ठीक है, सेट आपने बनाया है, ये सेट अगर इसको चेक किया जाए तो ये सेट बना कैसे? बेसिकली जो S था ये सेट S है। ये S आपने कहाँ से लिया था? या आपने V में से लिया था, जो सुपर स्पेस इस वक्त आपकी चल रही है। आपने उस सुपर स्पेस का ही एक सबसेट S लिया था। तो ये जो आपके पास इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से नए एलिमेंट्स आएंगे, ये जो एल ऑफ एस है यानी कि लीनियर स्पैन ऑफ एस है, ये जो सेट है ये भी आपका वी के अंदर ही है, बिकॉज वी एक वेक्टर स्पेस है। और इस तरह के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन उसके एलिमेंट्स के होते हैं वो सब के सब उस वेक्टर स्पेस के अंदर होते हैं, याद रखिएगा। तो आपका ये जो लीनियर स्पैन ऑफ एस है ये वी का सबसेट है। अब आगे जाके इसको चेक किया गया तो ना सिर्फ ये कि सबसेट है बल्कि ये सब स्पेस भी है। तो याद रखिएगा, आप इस तरह से किसी भी सेट का लीनियर स्पैन जब बनाते हैं तो लीनियर स्पैन ऑफ एस जो है वो सुपर स्पेस का सब स्पेस होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका जो ये लीनियर स्पैन है ये अपने अंदर पूरे एस को भी कंटेन करता है, यानी कि जिस सेट से आपने इस सेट को स्पैन किया है वो सेट भी इसके अंदर कंटेन है। या दूसरे लफ्ज़ों में हर सेट अपने जनरेटिंग सेट में कंटेन होता है या अपने लीनियर स्पैन में कंटेन होता है। वो कैसे होता है ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे कि आपने कहा कि आपका एस सेट इस वक्त है V1 V2 अप टू Vn, ठीक है। और आप LS के बारे में क्लेम करते हैं कि LS के अंदर इन सब के लीनियर कॉम्बिनेशंस पड़े हुए हैं। तो आप इसके एलिमेंट का देखिए, मैं आपके सामने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाऊँगी 1 इंटू V1 प्लस 0 इंटू V2 प्लस सोन 0 इंटू Vn। ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना है। अब ये जो सारे स्केलर्स इन वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप ये स्केलर्स कहाँ से सिलेक्ट करते हैं? आप ये स्केलर्स फील्ड से सिलेक्ट करते हैं। तो आपकी फील्ड में 0 भी मौजूद होता है, 1 भी मौजूद होता है, क्योंकि फील्ड के बारे में जब हमने फील्ड पढ़ी थी, फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हम जानते हैं कि फील्ड एक ऐसा सेट होता है जो कि अंडर एडिशन भी ग्रुप होता है, अबीलियन ग्रुप होता है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबीलियन ग्रुप होता है। तो इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव दोनों आइडेंटिटीज़ होती हैं, यानी कि 1 और 0 दोनों मौजूद होते हैं। तो आप इस तरह का भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सब स्केलर्स आप डिफरेंट लें, आपने इन सब के स्केलर्स जो सेलेक्ट किए इन सब के लिए वो आपने सेम सेलेक्ट किए और वो थे 0। सिर्फ आपने V1 का जो स्केलर सेलेक्ट किया वो आपके पास 1 था। इन सब को आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आप जानते हैं कि आपके पास आंसर जो है वो V1 आता है। इसी तरह से अगर मैं दूसरे नंबर पे ऐसा कॉम्बिनेशन बनाऊँ 0 इंटू V1 प्लस 1 इंटू V2 प्लस 0 इंटू V3 एंड सो ऑन 0 इंटू Vn। अब आप देखें इस सब का आंसर जो है आपके पास V2 आएगा। अब ये जो राइट हैंड साइड पे लीनियर कॉम्बिनेशन पड़ा हुआ है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन कहाँ जाएगा? ये लीनियर कॉम्बिनेशन इस लीनियर स्पैन ऑफ एस में जाएगा। इट्स मीन इसका आंसर, इसको सिंप्लीफाई करके हमने देखा ये तो V1 है, इसी तरह से V2 भी यहाँ पे आएगा। इसी तरह से करते कराते आप ऑल पॉसिबल बना लेंगे, इस तरह से Vn तक आप जाएंगे और Vn तक ये सारे एलिमेंट्स इस तरह से एल ऑफ एस में आएंगे। वैसे तो नहीं लगता कि V1 इस सेट में लीनियर स्पैन में जा सकता है, V2 लीनियर स्पैन में जा सकता है, लेकिन आप V1 को इस तरह के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख सकते हैं और ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ जाएगा तो सिंप्लीफाई होकर V1 V2 एंड सो। तो अब आप कह सकते हैं, अब आपको वेरीफाई हो गया होगा, कंफर्म हो गया होगा कि किस तरह से आपका सेट अपने ही लीनियर स्पैन में कंटेन करता है। यहाँ तो होगी जी वेरिफिकेशन। और अब यहाँ पे 2-3 बातें पढ़ लें कि लीनियर स्पैन ऑफ एस जो है वो अपने ही सेट को, जिस सेट से वो स्पैन होता है उस सेट को अपने अंदर कंटेन कर रहा होता है। दूसरी नंबर पे आपका ये सुपर स्पेस का सब स्पेस होता है और ये स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है उन तमाम सब स्पेसेस में। वी की वो तमाम सब स्पेसेस जो कि एस को कंटेन कर रही हैं उन सब में सबसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस होती है, ठीक है। अब ये MCQs में भी आ सकता है, ये कॉन्सेप्ट या कुछ भी आ सकता है। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास V एक वेक्टर स्पेस है, इसकी काफ़ी सब स्पेसेस है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर एक सब स्पेस है W1 W2 अप टू, मिसाल के तौर पे ये WN इसकी मैं सब स्पेसेस बनाती हूँ।
इन तमाम सब स्पेसेस की ख़ासियत ये है कि ये सब के सब अपने अंदर एस सेट को कंटेन करते हैं। और एक सब स्पेस आपको पता है लीनियर स्पैन ऑफ एस होती है, ऑलवेज एग्जिस्ट करती है, वो भी अपने अंदर एस को कंटेन करता है। ठीक है, तो अगर इन तमाम सब स्पेसेस का इस सब स्पेस से मैं कंपैरिजन करूँगी तो लीनियर स्पैन ऑफ एस जो है इन सब से छोटी स्मॉलेस्ट सब स्पेस है, यानी कि लीनियर स्पैन ऑफ एस is the smallest subspace of W1, W2, W3 and so on, Wn तक ये जितनी भी सबस्पेसेस हैं इन सबसे स्मॉलेस्ट सबस्पेस S को कंटेन करने वाली है, लीनियर स्पैन ऑफ S होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है जी लीनियर स्पैन से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं, वो आप याद रख लें ताकि अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है ताकि हमें वो याद हो और हम ये रिजल्ट्स याद हो तो हम वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर सकेंगे। देखिए, अगर एक सेट दूसरे सेट का सबसेट है तो फिर वही रिलेशन उनके लीनियर स्पैन में भी जाएगा। ये तो ऑब्वियसली नज़र भी आता है। अगर आपका लीनियर स्पैन क्लियर हो गया तो फिर आप समझ सकते हैं कि अगर एक सेट दूसरे सेट में कंटेंट है तो उसका लीनियर स्पैन भी डेफिनेटली लीनियर स्पैन ऑफ ए भी लीनियर स्पैन ऑफ बी में कंटेंट होगा। ये तो ऑब्वियसली है। ठीक है, इसी तरह से जब आप दो सेटों का यूनियन लेते हैं और यूनियन लेने के बाद उनका लीनियर स्पैन बनाएं या उनका अलग अलग लीनियर स्पैन बना के सम कर लें, उन दो सेटों को सम कर लें, तो आपके पास आंसर बराबर आता है। बेसिकली यहाँ पे सम नहीं, सेटों को सम नहीं किया जाता, बेसिकली सेट्स को यूनियन ही किया जाता है। तो राइट हैंड साइड पे भी आपके पास जो है वो यूनियन ही होना चाहिए था। खैर बहरहाल, और यहाँ पे आप देखें लीनियर स्पैन ऑफ S1, कोई एक सेट है, अगर आप उसका डबल टाइम्स लीनियर स्पैन ले लें तो वो सिंगल लीनियर स्पैन के बराबर ही आता है। तो वही बात हो जाती है, आप उसके एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं और उनके फर्दर लीनियर कॉम्बिनेशंस बना लें तो वापस वही एलिमेंट्स आपके पास आ जाते हैं। तो ये तीन कॉन्सेप्ट जो हैं ये आप याद रखिएगा, ये आपके कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि मिस्टेकनली अभी मैंने कहा कि यहाँ पे यूनियन होना चाहिए था, ये यूनियन नहीं है, सॉरी, ये सम है, क्योंकि मेरे ज़हन से निकल गया था। आपको याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्ट में सब स्पेस बताई थी तो आपको मैंने कहा था कि यूनियन ऑफ टू सब स्पेस इज़ नॉट अ सब स्पेस। लीनियर स्पैन ऑफ S1 जो है अपनी जगह एक सब स्पेस है और लीनियर स्पैन ऑफ S2 अपनी जगह एक सब स्पेस है। जब आप इनका यूनियन कर लेंगे तो फिर यूनियन जो है वो सब स्पेस नहीं रहेगा। और यहाँ पे चूँकि हमने इक्वालिटी दिखानी है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक सब स्पेस है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक सब स्पेस जो है वो नॉन सब स्पेस के बराबर हो। तो याद रखिएगा ये सम के साथ ये थ्योरम है। अच्छा, आपको BSc के मैथमेटिकल मेथड अगर आप उसको देखें तो वहाँ पे भी आपको एक इसी तरह का थ्योरम मिलेगा, लेकिन वो यूनियन के साथ, उसमें दोनों तरफ यूनियन है, तो वो मिक्स हो गया था इसके साथ मेरे जहन में। वो थ्योरम आपके पास ये है कि आपके पास S और यूनियन S1 यूनियन S2 का जो लीनियर स्पैन है, जब आप इनका यूनियन लेते हैं तो ये कंटेन होता है S1 यूनियन S2 में। ठीक है जी, S1 यूनियन S2 के लीनियर स्पैन में। तो ये मेरे जहन में था तो वो इसलिए मिक्स हो गया। तो याद रखिएगा कि अगर आपने इक्वालिटी दिखानी है तो इक्वालिटी के लिए यहाँ पे सम है, और अगर आपने दोनों तरफ यूनियन है तो फिर यूनियन में सबसेट का साइन है, ये इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह इंटरसेक्शन का भी यहाँ पे बता दूँ, ये भी आपको यहाँ नहीं मिलेगा, शायद मैथमेटिकल मेथड में मिल जाए कि जब आप S1 इंटरसेक्शन S2 करते हैं और उसका लीनियर स्पैन लेते हैं तो वो कंटेन होता है S के लीनियर स्पैन इंटरसेक्शन S1 लीनियर स्पैन और S2 लीनियर स्पैन। ठीक है, और ये दोबारा से लिख दूँ, यूनियन का दोबारा लिख दूँ आपके सामने कि S यूनियन T का लीनियर S1 यूनियन S2 का लीनियर स्पैन कंटेन होता है S1 यूनियन S2 के लीनियर स्पैन। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट अब यूनियन के साथ और इंटरसेक्शन के साथ भी दो रिजल्ट्स हैं जो यहाँ नहीं है फ़िलहाल, ये आपको मैथमेटिकल मेथड में मिलेंगे, तो ये आप ज़हन में रखिएगा और ये वाला इसके साथ मिक्स ना कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए जी, एक और इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है आपके पास थ्योरम नंबर 15 की फॉर्म में। अगर आपके पास कोई सबस्पेस है और आप उसका लीनियर स्पैन लेते हैं तो उसका लीनियर स्पैन W की उसी सबस्पेस के बराबर होता है। नॉर्मली हमने क्या कहा कि आप सबसेट का जो लीनियर स्पैन डिफ़ाइन किया तो हमने एक ऑर्डिनरी सबसेट का लीनियर स्पैन डिफ़ाइन किया। तो लीनियर स्पैन हमने ये कहा कि हर सेट अपने ही लीनियर स्पैन का सबसेट होता है। यहाँ इक्वालिटी नहीं मैंने आपको कही,
प्रॉपर्ली उसके अंदर कंटेंट होता है। लेकिन जब आप सब स्पेस की बात करते हैं, ये बात याद रखिएगा कि अगर एस आपका सब स्पेस बन जाता है वेक्टर स्पेस का, तो फिर जब आप उसका लीनियर स्पैन लेते हैं तो उसका लीनियर स्पैन सबसेट वाला सीन नहीं होता, एग्जैक्ट इक्वालिटी वाला सीन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये MCQs में भी आ सकता है और मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल हो सकता है, ये ज़हन में रखिएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक और डेफिनेशन फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जैसे कि नाम से इसका इम्पैक्ट ये जाता है कि ऐसे लगता है जैसे एक ऐसी वेक्टर स्पेस जिसकी डायमेंशन फाइनाइट है, लेकिन ऐसा नहीं है। डायमेंशन का कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको बताया नहीं है, रिवाइज नहीं किया, तो वो आगे जाके आएगा। वो अलग चीज़ होती है, डायमेंशन किसी वेक्टर स्पेस की अलग चीज़ होती है, और फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस जो है ये अलग चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक वी वेक्टर स्पेस है और एस जो है उसका कोई सबसेट है, और सीन ये है कि आपकी वेक्टर स्पेस जो है इस सबसेट के लीनियर स्पैन के बराबर है, यानी कि अपने ही सबसेट का जो लीनियर स्पैन बनता है वो लीनियर स्पैन को देखा गया तो वो आपके सुपर स्पेस के बराबर आ जाता है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि आपका सेट एस जो है वो आपके वेक्टर स्पेस वी को स्पैन कर रहा है या जनरेट कर रहा है। तो इस केस में आपके पास ये जो वी वेक्टर स्पेस है, इस वक्त इसको हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहेंगे अगर वो सेट एस आपका फाइनाइट सेट है, ठीक है। यानी कि एक फाइनाइट सेट का जो लीनियर कॉम्बिनेशन आपने बनाया और लीनियर कॉम्बिनेशन सुपर स्पेस के बराबर आ गया, या लीनियर स्पैन जो है वो सुपर स्पेस के बराबर आ गया, तो फिर आप ये कहते हैं कि वो स्पेस जो है आपकी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। ये डेफिनेशन आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है जी आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस की। लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास भी एक वेक्टर स्पेस है और आप कुछ उस वेक्टर स्पेस में से कुछ जैसे n फाइनाइट तादाद में एलिमेंट्स या वेक्टर्स सेलेक्ट करते हैं और आप उन वेक्टर्स का बनाते हैं जी लीनियर कॉम्बिनेशन। उसके करस्पॉन्डिंगली आपने कुछ स्केलर्स जो हैं वो फील्ड से सेलेक्ट किए हैं। इस लीनियर कॉम्बिनेशन को आप इक्वल टू ज़ीरो करके एक इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है जी। और फिर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं। सॉल्व करके आप जितने भी स्केलर्स आपने यहाँ पुट किए हैं उन स्केलर्स को फाइंड आउट करते हैं, उन स्केलर्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। अगर उन स्केलर्स की वैल्यूज़ जो है, तमाम स्केलर्स की वैल्यूज़ फॉर ऑल आई, तमाम स्केलर्स एट अ टाइम आपके पास ज़ीरो वैल्यू देते हैं, तो फिर ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है, ये वेक्टर्स जो आपने बनाया है, ये लिए हैं और उनसे लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया है, तो ये वेक्टर्स जो हैं फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाते हैं, ठीक है। और अगर आपने इन अल्फाज की वैल्यू निकाली, इनमें से एट लीस्ट एक अल्फ़ा जो है वो नॉन ज़ीरो आ गया फॉर सम आई, ठीक है। कम अज़ कम कोई एक अल्फ़ा नॉन ज़ीरो आ जाता है। बाकी अगर ये 50 तादाद में उनमें से अगर एक नॉन ज़ीरो आ जाता है, बाकी 49 बेशक ज़ीरो आ जाए, तो कम अज़ कम कोई एक या फॉर सम कुछ नॉन ज़ीरो आंसर देते हैं। तो इस तरह के जो वेक्टर्स होंगे जिसमें आपने इस तरह से इक्वेशन बनाई और अल्फाज की वैल्यू निकाली, कुछ अल्फाज नॉन ज़ीरो आ गए, तो ये कॉम्बिनेशन जो है, ये वेक्टर्स जो हैं आपके पास, ये वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे। अब इसको जहन में रखिएगा, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को मिक्स ना कर दीजिएगा। इंडिपेंडेंट तब कहलाते हैं जब तमाम अल्फाज ज़ीरो हैं, और डिपेंडेंट तब हैं जब कुछ अल्फाज नॉन ज़ीरो आंसर देते हैं। एक ऑब्जर्वेशन यहाँ बता दूँ कि आपके पास ये बस आप अपने फिंगर टिप पर रखिएगा, याद रखिएगा कि ज़ीरो वेक्टर, अगर आप सिर्फ जैसे आपने अभी कुछ कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स लिया था, जैसे आपने n वेक्टर सेलेक्ट किए थे, उन n वेक्टर्स को चेक किया कि क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, तो आपके पास अगर एक सिंगल अकेला वेक्टर हो तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। वेक्टर स्पेस में से आप एक सिंगल वेक्टर लें, आप उस वेक्टर को भी चेक कर सकते हैं कि वो वेक्टर जो है आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। उसका तरीक़ेकार ये है कि आप एक अल्फ़ा लें, स्केलर लें, उसे मल्टीप्लाई करें, इक्वल्स टू ज़ीरो रखें। इसी के ऊपर ये ऑब्जर्वेशन बेस कर रही है। ये ऑब्जर्वेशन आपको बताती है जब आप सिंगल वेक्टर लेते हैं तो वो सिंगल वेक्टर आप किस तरह का लेते हैं। सिंगल वेक्टर्स देखिए, वेक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक वेक्टर ज़ीरो वेक्टर होता है और एक वेक्टर नॉन ज़ीरो वेक्टर होता है। तो आप यहाँ पे हमने कैटेगराइज़ किया है, दो हिस्से बनाए हैं कि अगर आप एक सिंगल वेक्टर उठाते हैं तो आप ये देखें कि अगर तो वो आपका नॉन ज़ीरो वेक्टर है, यानी कि इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो फिर आप इसका जब लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन में इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए
तो आप अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू लाजमी देखें ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि देखेंगे ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई होती है, राइट हैंड साइड इसकी ज़ीरो है, v इसका नॉन ज़ीरो है, तो पीछे अल्फ़ा की वैल्यू अननोन है, अल्फ़ा ज़ीरो होगा तो ये इक्वेशन जस्टिफाई होगी। तो इसलिए जब आप सिंगल कोई अकेला वेक्टर उठाएं और वो नॉन ज़ीरो वेक्टर हो तो याद रखिएगा वो नॉन ज़ीरो सिंगल वेक्टर हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। इसके बरअक्स अगर आप एक वेक्टर उठाते हैं और वो ज़ीरो वेक्टर है और आप इस तरह से उसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो उसके लिए वो इस अल्फ़ा की वैल्यू जब मैं फाइंड आउट करूँगी तो इस इक्वेशन को जस्टिफाई करने के लिए अल्फ़ा का ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखिए आपकी राइट हैंड साइड ज़ीरो है, लेफ़्ट को भी ज़ीरो होना चाहिए। लेफ़्ट में v की वैल्यू इटसेल्फ ज़ीरो है, अगर v इटसेल्फ ज़ीरो है तो वो अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होकर आपको ज़ीरो आंसर दे देगा और आपकी इक्वेशन जस्टिफाई हो जाएगी। तो इसके लिए अल्फ़ा ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो हो, अल्फ़ा नॉन ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो भी हो सकता है, नॉन ज़ीरो भी हो सकता है। लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं कि अगर आप सिंगल ज़ीरो वेक्टर उठाते हैं तो सिंगल ज़ीरो वेक्टर के लिए उसके चूँकि स्केलर का ज़ीरो होना ज़रूरी नहीं है, दैट्स वाई हम सिंगल ज़ीरो वेक्टर को इंडिपेंडेंट मानते हैं। ये देखें आपके पास अब नॉन ज़ीरो वेक्टर इज़ ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट, यही लॉजिक आगे दी हुई है जो मैंने आपको समझाई है, और इसी तरह से ज़ीरो वेक्टर इज़ ऑलवेज लीनियरली डिपेंडेंट। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये देखिए जी प्रॉब्लम 9 की फॉर्म में एक आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इफ़ टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट देन वन ऑफ देम इज़ अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर्स। बल्कि ये टू वेक्टर्स के लिए उसने किया हुआ है। अगर आप बीएससी मैथमेटिकल मेथड की बुक में देखें तो आपको दो से ज़्यादा वेक्टर्स, अगर आपके पास मिसाल के तौर पे v1 से लेकर vn तक वेक्टर्स हैं तो याद रखिएगा कि अगर ये सारे वेक्टर्स आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो इनमें से एक जो है वो बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। मैं इसी रिज़ल्ट को जनरलाइज़ करके आपको बता रही हूँ। एक्चुअली ये सिर्फ दो के लिए नहीं है, ये दो से ज़्यादा के लिए भी है। अगर आप ये कहते हैं कि ये जो कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स है ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसका मतलब है कि इनमें से कोई एक वेक्टर जो है वो बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। मिसाल के तौर पे जैसे मैं आपको एक मिसाल दूंगी, आपके पास एक वेक्टर है v1 जो कि है साइन थीटा, दूसरा वेक्टर है साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा वेक्टर है v2 आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, तीसरा वेक्टर आपके पास है v3 जो कि 1 है, और चौथा वेक्टर जो है, आप बस 3 वेक्टर्स ले लें। मतलब मैं आपको दो से ज़्यादा के लिए बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल है। अब आप ये देखें, ये अगर मैं आपसे कहती हूँ कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो इनमें से कोई एक बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। आप ये देखें, अगर मैं v1 वेक्टर को 1 से मल्टीप्लाई करूँ और ऐड करूँ 1 से मल्टीप्लाई करके v2 वेक्टर में, तो आंसर में आपके पास v3 वेक्टर आता है। यानी कि मैंने v3 को v1 और v2 के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिख लिया। अब स्केलर्स जो मैंने सेलेक्ट किए वो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के लिए वो मेरी मर्ज़ी है कि मैं जैसे मर्ज़ी सेलेक्ट करूं। मैंने इस वक्त दोनों स्केलर्स 1 सेलेक्ट किए, और वो मैंने क्यों सेलेक्ट किए ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे गौर कर लें, आपका v1 जो है वो साइन स्क्वायर थीटा है और v2 जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा है। आप ये फॉर्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब आप जब यहाँ पे पुट करेंगे साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और उन्हें सम करेंगे तो आंसर में v3 यानी कि तीसरा वेक्टर 1 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब आपने क्या किया, आपने देखा कि आपका तीसरा वेक्टर जो है वो पहले दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। यानी कि ये चूँकि लीनियरली डिपेंडेंट थे तो इसलिए इनमें से अगर आप इनको लीनियरली डिपेंडेंट भी चेक करना चाहें, वो लीनियर चेक करने का जो भी तरीका मैंने अभी आपको वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट चेक करने का तरीका बताया इक्वेशन की फॉर्म में, आप अगर उस तरह से चेक करेंगे तो यकीनन ये डिपेंडेंट ही आएंगे और ये कन्फर्म है कि ये डिपेंडेंट है। तो आप देखिए, अगर लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं तो उनमें से कोई एक वेक्टर, मैं ये नहीं कह रही कि पहला, दूसरा या तीसरा, कोई एक वेक्टर ऐसा होता है जो कि बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अब इस केस में मिसाल के तौर पे आपका एक चौथा वेक्टर भी अगर होता आपके पास, और चौथा वेक्टर जो है मिसाल के तौर पे आपके पास है कॉस 2 थीटा, ठीक है, तो देखिए इसमें आपने तीसरे वेक्टर को, एक वेक्टर को 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि एक वेक्टर बाकी सब के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, इस चीज़ को नोट करें। जैसे आपने v3 को v1 और v2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, v4 यूज़ नहीं हुआ, तो दोनों आइडियाज़ हो सकते हैं।
हो सकता है कि V3 जो है अपने बाकी रिमेनिंग V1, V2 और V4 सबके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, या हो सकता है कि सम के फॉर सम यानी कि इनमें से कुछ के लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखा जा सकता है। ये तो डिपेंड करता है, जैसे इस वक्त आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से ही 1 आता है, इसमें कॉस 2 थीटा को ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अपना जहन में रखें कि आपका कोई एक वेक्टर जो है किसी वेक्टर्स के, कुछ वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिखा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बाकी सबके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए, ठीक है जी। ये देखिए जी, आपके पास एक और रिज़ल्ट है। मिसाल के तौर पे ये एक आपके पास वेक्टर स्पेस है, सी एक वेक्टर स्पेस है और फील्ड भी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है। और दूसरे केस में वेक्टर स्पेस सी है लेकिन उसकी फील्ड चेंज है, फील्ड जो है रियल नंबर्स का सेट आ गई है। तो फील्ड के चेंज होने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मिसाल के तौर पे जैसे अगर आप दो वेक्टर्स कंसिडर करते हैं, आपकी इस वक्त वेक्टर स्पेस जो है वो सी है यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, और आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट में से दो वेक्टर्स सेलेक्ट करते हैं सी में से। वो दो वेक्टर्स जो हैं, एक वेक्टर आपने रख लिया 1, दूसरा वेक्टर आपने रख लिया आयोटा। ये जैसे उसने दो वेक्टर्स सेलेक्ट किए हैं। अब आप इन्हें चेक करें, इन दोनों वेक्टर्स को, कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं लीनियरली डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका ये है, और दो केस हैं। एक वो केस है जिसमें आपका सी की फील्ड यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, और दूसरे केस में कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड जो है वो रियल नंबर्स का सेट है। सवाल यही है, क्वेश्चन यही है, लेकिन आपने इसको दोनों केसेस में चेक करना है। यानी कि आपने करना क्या है, आपने दो स्केलर्स उठाने हैं अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, आपने फील्ड में से उठाने हैं। तो पहले केस में फील्ड जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है, और दूसरे केस में आपके पास फील्ड जो है वो रियल नंबर्स का सेट है। तो आपके पास चॉइस होगी कि आप रियल नंबर्स उठाएं, और यहाँ पे आपके पास चॉइस होगी कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स से ये दो स्केलर्स उठाएं। फिर आप क्या करेंगे, उन दो वेक्टर्स को इन दो स्केलर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल्स टू 0 रखेंगे, और वहाँ से अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 की वैल्यू निकालेंगे। तो आपके पास कौन सी ऐसी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि अगर पहले केस में ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स होने चाहिए और दूसरे केस में ये दोनों रियल्स होने चाहिए, तो वो फिर उस हिसाब से आप देखेंगे कि दोनों केसेस में रिजल्ट्स डिफरेंट निकलता है। ज़रूरी नहीं कि ये दोनों वेक्टर्स जो हैं दोनों केस में लीनियरली इंडिपेंडेंट ही हो। एक केस में ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, सेम वेक्टर्स वही हैं, एक वेक्टर 1 है और एक वेक्टर आयोटा है, वेक्टर सेम है लेकिन केसेस दो हैं, फील्ड चेंज हो गई। तो फील्ड के चेंज होने से आपके वेक्टर्स की लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंस पे फ़र्क पड़ता है। एक केस में लीनियरली इंडिपेंडेंट निकलेगा और एक केस में डिपेंडेंट निकलेगा। ये चेक कर लेते हैं। जैसे कि आपने कहा कि आपका V1 वेक्टर जो है आपने माना है 1 है, और V2 वेक्टर को आपने माना है कि ये आयोटा है। आपने अल्फ़ा 1 V1 किया प्लस अल्फ़ा 2 V2 किया और रखा इक्वल्स टू 0, और आपने अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 को आपने रियल नंबर से, इनके फील्ड आपकी जो है वो रियल नंबर्स का सेट है, ये फील्ड है आपकी, आपने रियल नंबर से सेलेक्ट किया। अब आप ये देखते हैं V1 की जगह 1 लिख लें और V2 की जगह आप आयोटा लिख लें, ठीक है। तो आप यहाँ पे अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 1 को क्या सेलेक्ट करेंगे कि इक्वेशन जस्टिफाई हो जाए। ये जस्टिफाई इस तरह होगी, राइट हैंड साइड पे 0 है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 0 बन जाए। आप ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे पुट कर सकते हैं, लेकिन आपने जो अल्फ़ाज और अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 आपने सेलेक्ट करने हैं, दैट शुड बी रियल नंबर्स। तो आप ये देखें, आप यहाँ पे ये देखें उसने क्या किया हुआ है, उसने ये किया हुआ है अल्फ़ा 1 को, यानी कि 1 के साथ जो उसने 1 वेक्टर के साथ जो उसने स्केलर सेलेक्ट किया हुआ है वो उसने सेलेक्ट किया हुआ है 0, और जो उसने आयोटा के साथ स्केलर सेलेक्ट किया हुआ है ये देखिए आपका 1 इंटू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू आयोटा। तो इसे ज़ीरो करने के लिए आयोटा के साथ जो अल्फ़ा आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा वो 0, और रियल नंबर्स चूँकि अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 हैं,
और इधर भी आपको 0 इंटू 1 करना पड़ेगा, तो ही आपकी इक्वेशन जो है वो जस्टिफाइड होगी। लेफ्ट हैंड साइड पे भी 0 तब बनेगा। यानी कि आपने अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों को 0 सेलेक्ट किया, तो ये आपकी चॉइस थी रियल नंबर्स में से। तो आप देखें कि आपके इस केस में अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों स्केलर 0 आ गए, तो आपके ये जो दो वेक्टर्स हैं v1 और v2 ये दोनों हो गए लीनियरली इंडिपेंडेंट। यानी कि जब आपकी फील्ड जो है रियल नंबर्स का सेट है, तो आप देख रहे हैं कि आप यही दो वेक्टर्स जो हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अब इनको चेक करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में। कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में जब आप बनाते हैं अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2, तो अब आपके अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू 0। अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 जो है आपकी चॉइस है कॉम्प्लेक्स नंबर से, ये फील्ड है इस वक्त। तो आपने 1 पुट किया v1 की जगह, और v2 की जगह आपने आयोटा पुट किया, इक्वल्स टू 0 रखा। अब देखिए आपके पास चॉइस है, आप यहाँ पे जो है आयोटा पुट कर लें, अल्फ़ा 2 की जगह आयोटा पुट कर लें, और आप अल्फ़ा 1 की जगह जो है आप 1 पुट कर लें, बिकॉज 1 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आयोटा इज़ ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब आप ये देखें कि आयोटा स्क्वायर जो है आपके पास -1 आएगा, और यहाँ से आपके पास +1 आएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेफ़्ट और राइट आपकी इक्वेशन जस्टिफाई हो जाएगी। तो आपने इस वक्त अल्फ़ा 1 को 1 और अल्फ़ा 2 को आयोटा सेलेक्ट किया। तो देखें आपकी इस केस में जो अल्फ़ा और बीटा यानी कि दो स्केलर्स का आंसर आया है वो नॉन ज़ीरो आंसर आया। तो इस केस में आपके v1 और v2 वेक्टर्स जो हैं वो क्या बन जाते हैं, v1 और v2 वेक्टर्स जो हैं डिपेंडेंट बन जाते हैं। तो फील्ड के चेंज करने से आपने देखा यहाँ पे कि आपके इस वेक्टर्स जो हैं उनकी लीनियरली इंडिपेंडेंस या डिपेंडेंस पे फ़र्क पड़ता है।